गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे HPCL जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक PSU है, महारत्न PSU। इसकी रिक्रूटमेंट आई है। सो बेसिकली जो मेरी कैटेगरी है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की है, तो इसलिए आई विल कवर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे सारी बातें, कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम जो एज है वो क्या रहेगा, कितना रिजर्वेशन है, कितनी वैकेंसीज़ है, एवरीथिंग। उसमें जो अलाइड ब्रांचेस हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न 3 कैटेगरी के PSUs होते हैं जो सरकार के किसी न किसी मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बेल में हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो एक नवरत्न PSU है, मतलब सेकेंड कैटेगरी में आता है, उसके ऊपर महारत्न आता है। तो ये नवरत्न महारत्न इसकी कैटेगरीज जो होती है उनके प्रॉफिट रेवेन्यू के हिसाब से डिवाइड होती है। जिसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक लिमिट होती है उसकी, अगर आगे होगा तो ये महारत्न का कहलाया जाता है, उससे थोड़ा कम होगा तो वो नवरत्न होता है, उससे थोड़ा कम होगा तो वो मिनी रत्न में आता है। लेकिन ये भारत सरकार के किसी ना किसी मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं। मतलब PSUs का अर्थ यही होता है कि जो भारत सरकार है उसकी 51% प्लस जो स्टेक्स किसी भी कंपनीज़ में आ जाती हैं तो वो भारत सरकार का इनडायरेक्टली हो जाता है। उसमें जो भी कंट्रोल होता है मैक्सिमम तो भारत सरकार का ही होता है। जैसे हमारे PSBs हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो नेशनलाइज बैंक, उसमें जो इक्विटी होती है भारत सरकार की वो 51% प्लस होती है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज ए PSBs एंड दीज कंपनीज आर कॉल्ड एज ए PSUs। सो ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके आपने बहुत सारे पेट्रोल पंप भी देखे होंगे। अगर आप किसी भी PSUs में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आप उसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक हुई है और आप अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर आप अप्लाई करें। सबसे पहली बात जो इसमें होती है कि इसमें जो फ़ीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो 1000 से ज़्यादा ही होती है। तो अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आपको लगता है आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो ही आप भरें। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो कुछ देख लेते हैं। ये महारत्न CPSU है, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और इसका एनुअल ग्रॉस सेल्स है ₹4,64,247 करोड़ ड्यूरिंग 2024-25। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। और ये है रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। तो इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसमें कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1 जून 2025 को आया। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है फॉर फ्रेशर्स, इसमें एक्सपीरियंसड वालों के लिए भी वैकेंसी है, 30 जून, मतलब आप इस महीने में भर दीजिए। और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सपीरियंसड होगा 15 जुलाई 2024। तो इसमें बेसिकली क्या है कि पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैकेंसी स्नैपशॉट फ्रेशर्स, ये फ्रेशर्स के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यहाँ पे एक पोजीशन है, उसका पे स्केल होगा 30,000 to 120, उसकी वैकेंसीज है 10। इसकी मैक्सिमम एज होगी 25 फॉर UR, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 25 साल के अंदर है तो ही भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 0 होगा, आप देख सकते हैं। और इसमें है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर्स। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैंने पहले बोला इंजीनियर सोचिए, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दूंगा क्या होता है। तो ये पोजीशन है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। फॉर एग्जांपल इसका पे स्केल है 30,000 और हर साल ये 3% बढ़ता जाता है, मतलब सारे PSU में ऐसा ही होता है, 30,000 डैश 3% डैश 120 लाख, तो 120,000 मतलब 1,20,000। तो अगर आप इसी पोजीशन पे HPCL पे रिटायर होते हैं, इसी पोजीशन पे आपका प्रमोशन नहीं होता है, तो आपका जो लास्ट बेसिक पे होगा वो 1,20,000 होगा। अगर आप इस पोजीशन से आपको प्रमोशन मिलता है, आप दूसरी पोजीशन आप लेते हैं, तो ये पे स्केल जो होता है वो चेंज हो जाता है। और का बेसिक पे फॉर एग्जांपल इसके जो आगे होगा वो 40,000 टू 140 होता है, क्योंकि 30 टू 120 है, तो 40,000 टू 140,000 होता है। तो अगर आप उस पोजीशन पे रिटायर होते हैं तो आपका लास्ट बेसिक पे होगा 140,000, मतलब 1,40,000। ठीक है, तो ऐसा होता है। और वो अगर आप उस पर भी प्रमोशन लेते हैं तो आपका वो पे स्केल बढ़ जाएगा, वो 50,000 टू 160 होगा। आगे हम देखेंगे जैसे इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो व्यूअर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं, तो ये 2.5 सीरियल नंबर में मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। तो यहाँ पे बेसिक पे देख सकते हैं इनका 50,000 टू 160, मतलब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो प्रोबेशन, ड्यूरिंग प्रोबेशन और प्रोबेशन के बाद आफ्टर कन्फर्मेशन, मतलब आप कन्फर्म हो जाते हैं तो आपका 50,000 बेसिक पे होगा। आप अगर इसी पोजीशन पे रिटायर होते तो आपका लास्ट बेसिक पे होगा 160,000। मैं आपको क्यों बार बार बताऊँ, क्योंकि जो फ्रेशर्स है, जो नए लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, क्या लिखा है। उनको लगता है कि उनकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 मैक्सिमम, उनको एक महीने का 1,60,000 मिलेगा। जब मैं फ्रेशर था मुझे भी ऐसा लगता, ऐसा नहीं होता।
ये डैश में जो लास्ट होता है, अगर आप उसी पोजीशन पे अगर रिटायर होते हैं तो आपका बेसिक पे उतना होगा लास्ट वाला। अगर आप इसमें भी प्रमोशन लेते हैं E1 E2 E3 E4, तो ये जो बेसिक पे है वो बढ़ते जाता है, और जो उसका जो लास्ट वाला होता है वो आपको लास्ट बेसिक पे होता है। तो देखिए यहाँ की वैकेंसीज़ है मैकेनिकल की 98, इलेक्ट्रिकल की 35, और इसमें सिविल इंजीनियर्स हैं 16। मैक्सिमम ईयर्स ऑफ एज है 25 25 25। तो ये यूआर के लिए है। SC ST इसके लिए है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है। मतलब अगर 5 मतलब 25 + 5 30 ईयर्स, कोई SC ST से बिलोंग करता है, वो 30 ईयर्स के अंदर है तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनको स्पेसिफाई करना होगा फॉर्म में कि वो एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैकेनिकल, इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और अलाइड ब्रांचेस, सिविल और अलाइड ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। अलाइड ब्रांचेस में जो ये कोर ब्रांचेस हैं, इनकी कुछ अलाइड ब्रांचेस भी होती हैं, अगर वो आप उसमें हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए केमिकल इंजीनियर का भी सेम ही है, और इसमें IAS ऑफिसर, एज आई बिलोंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी, सो आई एम एन IT इंजीनियर। सो इसमें पोजीशन IAS ऑफिसर, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके लिए वैकेंसीज है 10, लेकिन ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल का, एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर्स। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस भी मांगा है 2 लाख, और इसमें कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन है 15 लाख पर एनम, मैक्सिमम इज 29। इसमें कंप्यूटर साइंस, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो अप्लाई कर सकते हैं, MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा। जो प्रीवियस वाली पोस्ट थी, जो परमानेंट पोस्ट थी, वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं FTC शाल बी फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, एक्सटेंडेबल बाय फर्दर 2 ईयर्स अपॉन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग फंक्शन, मतलब जो अलाइड ब्रांचेस थी, यहाँ पे कौन कौन सी अलाइड ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेशन वाले, साइंस वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस का होगा कि इसमें मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप नए हैं PSU एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होता है, अगर आप क्लियर कर देते हैं तो GT होता है, ग्रुप टास्क के ग्रुप डिस्कशन, GT। उसके बाद होता है इंटरव्यू। सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं CBT पे, आपको ज़्यादा ध्यान देना है CBT पे। और लेट मी टेल यू समथिंग कि आप गेट का साथ साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गेट का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे स्पेसिफाई किया होता है कि ये सब्जेक्ट आएंगे और इनके इतने इतने मार्क्स हैं। लेकिन PSUs में जब आप आ जाते हैं, PSUs अपना सेपरेट एग्जाम लेती है, तो सारे के सारे जो गेट के सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे IT में गेट में देखेंगे तो बहुत सारे हैं, और लेकिन PSUs में आएंगे स्पेसिफिकली तो इसमें सिर्फ 3 4 सब्जेक्ट, DBMS, CN, DSA और OS, ये सारे सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसका देख लेना। यहाँ पे देखिए जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज होता है, जो आपका CBT होता है। ये 30-40 होता है, या फिर 70% टेक्निकल होगा तो 30% जनरल एप्टीट्यूड। तो ऐसा होता है। एमोलमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ऑफिसर की पोस्ट थी 50,000 टू 160, यहाँ पे 17 लाख पॉइंट्स 72 लाख है। एनुअल CTC आपका इतना होगा। यहाँ पे सर्विस बॉन्ड रिटेंशन अमाउंट, जब आप सर्विस से ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप सर्विस से छोड़ते हैं तो कंपनी में क्या होता है कि आपने, कंपनी ने बहुत सारा पैसा आपके खर्च किया होता है, आपकी ट्रेनिंग, आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, ये वो, आपको इधर उधर भेजना। तो अगर आप पहले ही अगर छोड़ देते हैं तो कंपनी सेटिस्फाई नहीं होती, और आपको सर्विस बॉन्ड जब आप ज्वाइन करते हैं पहले दिन ही आपको स्टैम्प पेपर पे लिखना होता है कि इतने साल आप कंपनी को देंगे। अगर उससे पहले आप छोड़ते हैं तो आपको इतना इतना पे करना पड़ता है। जनरल के लिए 3 लाख रुपीज़ है। अगर आप मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के पहले छोड़ते 3 लाख आपको गिन के देने होंगे कंपनी को। SC ST के लिए 50,000। EWS में भी रिटेंशन अमाउंट मतलब क्या है, 5,000 जो होंगे विल बी डिडक्टेड एज रिटेंशन अमाउंट हर मंथ। जो भी ये देखिए, ये जो पे स्केल है 30,120, 40,140, तो यहाँ पे जो सिलेक्ट होंगे उनके 5,000 प्रोबेशन पीरियड में कटेंगे हर महीने के, और वो आपको मिलेंगे आफ्टर 3 ईयर्स विदाउट इंटरेस्ट। और जो ऑफिसर की पोस्ट है उनके 8,000 पर मंथ कटेंगे ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। ये प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल होता है, हर एक जो PSU बड़ी बड़ी महारत्न, नवरत्न, इसमें जाने से पहले आपका एम्प्लॉयमेंट मेडिकल होता है, उसमें आपको क्लियर करना होता है। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, तो सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रिजेक्शन भी हो जाता है ड्यू टू योर मेडिकल कंडीशंस। तो आपको मेडिकली भी फिट रहना है, और ये इनके खुद के हॉस्पिटल में होता है, इनके खुद के डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पे सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं चलता, जो है वो सीधा सामने है। प्लेसमेंट और पोस्टिंग भारत भर में आपको कहीं भी, इनके जॉइंट वेंचर्स में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो ऐसा इनका प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का होगा, और उसके बाद आपको कन्फर्मेशन दिया जाएगा। ये देखिए इसमें है कि वैकेंसीज 50,160 जो ऑफिसर की पोस्ट है, SC 36, ST 22 पूरा मिला के, OBC NC 40, EWS 21, UR 95। और ये FTC जो फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, इनका IAS ऑफिसर 3, 1, 2 और 4 आप देख सकते हैं। यहाँ पे पॉज कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए पट 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 मैं बता रहा हूँ। ये मैक्सिमम एज लिमिट रिलायबल 5 ईयर्स, मैंने कहा था 25 फॉर UR, 5 ईयर्स प्लस मतलब 30 ईयर्स तक SC ST अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स फॉर OBC NC जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, जिनको OBC का रिजर्वेशन मिलता है, वो 28 तक अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं।
एप्लीकेशन फ़ीस जो इसका है कि 1000 मैंने पहले कहा था, 1100 1000 के ऊपर ही होता है, तो जेन्युइन कैंडिडेट इसके ऊपर है, जिनको लगता है इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ई वाला जो है वो CGPA OGPA, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अलग अलग होता है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में समटाइम इसमें क्या होता है कि आपके परसेंटेज नहीं दिए होते, तो उनको परसेंटेज चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे CGPA कन्वर्जन फार्मूला या फिर जो फार्मूला होता है वो या तो आपके मार्कशीट पे लिखा होता है या फिर आपको कॉलेज के लेटर हेड पे बना के उसको लेना पड़ता है विद स्टैम्प एंड सील ऑफ कॉलेज, तभी वो वैलिड होता है। बेल में क्या हुआ था, वो लोग कैलकुलेटर लेके बैठे थे, जो हमने CGPA डाला था उसका वो कैलकुलेट करके परसेंटेज बाहर निकाल रहे थे, तो अगर मिसमैच होता है तो फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है PSUs में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ध्यान से करना, ध्यान से। आई थिंक इतना ही था। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।